नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अब जोर शोर से लगने के लिए तैयार होंगे। आज की ये क्लास बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वे अभ्यर्थी जो आगामी मेंस लिखना चाहते हैं, मेंस के साथ साथ प्री में अच्छे खासे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं और उसी के साथ साथ नोट्स कैसे तैयार करें, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, बेहतर प्रश्न को समझने की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी आपके अंदर में, और एक बार में ही अपने एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें, इन सब पर एक संयुक्त प्रयास मैं आपको करने का बोल रहा हूं। देखिए, मेरी मेहनत अकेले से कुछ नहीं होगा। मैंने प्री में जो 30 से 40 प्रश्नों का वादा करा था वो तो पूरा कर दिया, पर मेंस में भी मेरी और आपकी जब ये मेहनत है ये संयुक्त होगी, मिलेगी, तब जाकर आप मेंस में 400 नंबर भी प्राप्त कर लेंगे। 400 नंबर मतलब 50% आपका बर्डन में कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ अन्य विषयों में मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगा। तो चलिए बिना देर करे हुए जुड़ जाइए आज के सेशन में। सभी को लाइव में बुला लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, जब तक कुछ महत्वपूर्ण बातों पे मैं चर्चा कर ले रहा हूं। ठीक है, जब तक आप लोग बुलाइए। आपको स्क्रीन पे अब दिखने लगा होगा, हम लेक्चर 1 बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मीन्स आंसर राइटिंग 25-26 को लेकर आपको 8-15 की जो क्लासेस होती हैं हमारी रेगुलर जो होती हैं, इन पर मैं विभिन्न प्रकार से आपको नियमित क्लासेस देने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं, जिनमें से अलग अलग टॉपिक पर आपकी चर्चाएं होंगी। उसी के साथ यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो ये उसका जो है आपको बारकोड दिख रहा है। उसी के साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं, उसी के साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो इन सब पर आप जो है फटाफट जुड़ जाइए। आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर हमारी मिलती रहती हैं। और उसी के साथ 360 एंड सेलेक्टिव का कॉन्सेप्ट जिस प्रकार से आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, मैं चाहता हूं यह आगे भी इसी तरीके से बढ़े और आप लोगों को मैं और बेहतर अपने रिजल्ट्स देकर बताऊं। हर बार मैंने आपको बोला था कि मैं अपने लिए टारगेट सेट करता हूं, ना कि किसी व्यक्ति के लिए, ना कि किसी बच्चे के लिए, पर इन टारगेट से आपको मैं हर संभव फायदा दिलाने की कोशिश करता हूं। तो इसी दिशा में अब हम जो है हमारे फर्स्ट सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल, हाँ अभ्यर्थियों, सभी को राधे राधे है, सभी को नमस्कार है, सभी को जय सिया राम है, सभी को गुड इवनिंग है और सभी का हृदय से अभिनंदन है हमारी आज की इस सेशन में, इस क्लास में। तो चलिए बिना देर करे हुए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। जिसने अभी तक आंसर राइटिंग के गुर नहीं सीखे, बोलते ना गुर नहीं सीखे तुम्हें उस चीज के गुर नहीं आते, तो आप उस गुरु को सीखिए। गुर इन द सेंस उन कॉन्सेप्ट को सीखिए, उन बातों को समझिए कि कैसे पहली बार में भी मेंस निकाला जा सकता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं करा है वह कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी हैं आप सभी लोग? हाँ, ठीक है बच्चों, नियमित क्लासेस शुरू करेंगे अपन और वन बाय वन हर एक टॉपिक पर मैं आपको क्लास दूंगा आगामी समय में, जिससे आपको इस बार के मेंस में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इसी के साथ हमारे जो बैचेस हमने स्टार्ट करे हैं उनके माध्यम से भी मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं। 5,000 रुपए के कारण आपको मैं 15,000 रुपए के फायदे दूंगा और इस पर आप निश्चिंत रहें। मतलब हम सब सब्जेक्ट में आपकी मदद करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करता हूं। अब मैं सबसे पहले, यदि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो तो पहला ही प्रश्न जो बनाया, देखो मैंने सारे प्रश्न उत्तर फॉर्म में कर दिया जिससे आपको बेसिक चीजें समझ में आए। प्रश्न पहला क्या कहता है कि क्या आपके पास उस विषय के कंटेंट उपलब्ध है। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, समझना मेरी बात को। हम चूंकि मेंस लिखने जा रहे हैं और मेंस लिखने की जब बात आती है तो उस विषय के कंटेंट की बात आती है कि वो कंटेंट क्या हमारे पास वाकई में उपलब्ध है कि नहीं है, ये वाली बात आती है। तो डू यू हैव द कंटेंट अवेलेबल ऑन दैट सब्जेक्ट, मतलब ओवरऑल जो पीएससी का आपका सिलेबस है, जिस आपका मेंस का सिलेबस है, प्री का सिलेबस है, दोनों के लिए बात लागू होती है। तो इसके आपके पास कंटेंट है या नहीं है। दो प्रश्न आपके जहन में आ सकते हैं यहाँ पर। पहला कि हाँ सर हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है तो क्या परिस्थिति बनेगी। दूसरा, यदि अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, चलिए पहली जो कंडीशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है ना। पहली कंडीशन जो है अब आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास नोट्स बने हुए हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, या आपके पास कंटेंट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो मैं कहूंगा पहली कंडीशन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, हाँ वाली, तब आपके पास यहां पर उसके सिनॉप्सिस होने चाहिए। प्रश्न आता है कि सर सिनॉप्सिस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, थोड़ी देर बाद उसका विद स्क्रीनशॉट मैंने एग्जांपल दिया है, अपनी हैंडराइटिंग में सब कुछ आपको जेन्युइन दूंगा, निश्चिंत रहो।
तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हमारे पास नोट्स या कंटेंट अवेलेबल है। दूसरा, हमारे पास सिनॉप्सिस है। यदि है तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको समय रहते इनको रिवाइज करने में मदद मिल जाएगी। यदि नहीं है तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। अब बोलेंगे सर तकलीफ कैसे आएगी, इस बात को समझो। देखो, आपको जब मैंने आपको बोला कि पहला पेपर यदि आपका होता है, कौन सा पेपर होता है, पहला पेपर, जैसे ही पहला पेपर होगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप बड़ी आसानी से पहले पेपर के पहले इतना समय मिलता है, गैप मिलता है कि आसानी से उस चीज को या सेकंड पेपर का जो आता है टाइम, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ध्यान से समझना, मतलब सेकंड पेपर में भी आपको पता है आपकी जो है पॉलिटी और सोशियोलॉजी आ जाएगी, तो आपके पास वो समय मिल जाएगा। तो आपको सेकंड पेपर में पॉलिटी और समाजशास्त्र की 10 यूनिट रिवाइज करनी होती है। अब यदि आपके पास वो नोट्स का जत्था बना के आपने रखा है, ध्यान से सुनना, आपने नोट्स का वो जत्था बना के रखा है, इस जत्थे से आप पास नहीं होते। आपको लगता है मैं सब पढ़ लूं, सब कंटेंट ले लूं, सब मेरे पास आ जाए, इससे कुछ भी नहीं होता, आप कभी पास नहीं होते। नोट्स अलग होते हैं, सिनॉप्सिस अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जो चीज साल भर नहीं पढ़ी बच्चों, वो साल भर में भी, या तुम ऐसा मान लो कि तुमने साल भर उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में ले लिया अच्छे से, तो जब इनमें से 3-3, 4-4, 6-6 महीने ले रहे हो जिन सब्जेक्ट को, उनको एक अकेले दिन में कंप्लीट कर लोगे। नोट्स यदि वो जत्था बना के रखा है ना, इतना मोटा, इतनी बड़ी बड़ी बुकें लेके रखी ना, तो धड़कने बाहर आ जाती हैं कि क्या होने वाला है। क्यों? उसके पीछे कारण समझो। 10 से 1 पेपर का टाइमिंग होता है, रेगुलर 6 पेपर होते हैं पीएससी मेंस में, 10 से 1 का जो टाइमिंग होता है, इस दौरान आपका पेपर चलेगा। अब जब ये पेपर चलेगा तो 1 बजे के बाद तुम जो है लगभग 2 बजे तक घर आओगे अपने। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? मान लेते हैं 2 की जगह 3 बज गए। अब 3 बजे के बाद घर आओगे यदि 3 बजे तक, तो 4 बज जाएंगे तुमको खाना खाते, थोड़ा सा आराम करते। मान लेते हैं तुम बहुत सीरियस व्यक्ति हो, बहुत सीरियस, तो तुम 4 बजे से ही पढ़ाई करने बैठ जाओगे, क्योंकि तुम सोओगे तो नहीं। रात भर तुमने जगा है, या रात भर तुम्हें चिंता रही पहले पेपर की, उसके बावजूद तुम आए दूसरे पेपर में, तुम सोओगे भी नहीं, तुम बिल्कुल आने वाले 6 दिन जागोगे। अरे भूल जाओगे जागोगे तो। 1 आध घंटे का, 2 घंटे का रेस्ट होता है हर व्यक्ति का। तो तुमने 5 बजे तक मान लेते हैं रेस्ट कर लिया, 5 बज गए। ध्यान से सुनना, टाइमिंग कैलकुलेट करके दे रहा हूं, टाइमिंग कैलकुलेट कोई नहीं करता। यही सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट पीएससी मेंस में। तो 5 बज गए। अब 5 बजे से लेकर नेक्स्ट डे पेपर 9 बजे, अपना 10 बजे है, तो मतलब कहीं ना कहीं तुम 9 बजे निकल जाओगे घर से, मोटे तौर पे ऐसा मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं आज का ये जो 5 बज रहा है शाम का, इससे लेकर कल सुबह के 9 बजे तक का ही तुम्हारा टाइम है, और इस टाइम में तुमको 10 यूनिट तैयार करनी है। इस बीच में नहाना धोना ये भी आने वाला है, समझ गए बात को। सोना भी आएगा, 1-2 घंटे तो रात में भी सोओगे, तो 2-3 घंटे उनको भी काट लो। अब टाइम कैलकुलेट कर लो कितना समय बच रहा है। निश्चित घंटों में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 10 यूनिट पढ़नी है। तब नोट्स नहीं काम आते, तब सिनॉप्सिस काम में आते। ये बात क्लियर हो गई? तो पहली कंडीशन अब आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि नोट्स बनाना क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि नोट्स के साथ साथ आपके सिनॉप्सिस तैयार होने चाहिए, और सिनॉप्सिस बनाने वाला बच्चा पास होता है, ना कि वो बच्चा जो अपने आप को चतुर रामालिंगम समझता है। 3 इडियट की मूवी आपने देखी होगी। ऐसा नहीं है कि रात्रि में जाके दूसरों को जो है मन को विचलित कर दूंगा, और आप पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों के मन को विचलित तो नहीं करेंगे। और जेन्युइन बात तो यही है कि ये पीएससी है, कॉलेज की कोई पढ़ाई नहीं कि कॉलेज में सारे, उसी कॉलेज के सारे स्टूडेंट आपके साथ में बैठे। समझे कि नहीं समझे? ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट समझते हैं। यदि अब हम समझते हैं कि आपके पास नोट्स नहीं है, दूसरी कंडीशन पे आ रहे हैं, ध्यान से समझना। पहला हो गया कि आपके पास नोट्स और सिनॉप्सिस थे, तो क्या करा आपने। दूसरी कंडीशंस की बात आती है कि आपके पास अब नहीं है। जब नहीं है तो देखो इसकी 2 परिस्थितियां बनती हैं। मैं अपने आप को यहां से हटाता हूं ताकि आपको समझा सकूं और अच्छे से। नहीं है तो देखो आप क्या बोलेंगे कि 2025 का मेंस देना है, तो फटाफट भैया नोट्स उठा लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है। मैं इतने समय से तुमको बोल रहा था, इतने समय से तुमको समझा रहा था कि कॉम्बो बैच को ज्वाइन कर लो, मैं पूरी मदद कर दूंगा, तब तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी। अब यदि समय कम है तो नोट्स उठाइए सारे सब्जेक्ट्स के, कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द उनको रिवाइज कर सकें, क्योंकि आपका प्री तो निकल गया। अब प्री निकल गया तो क्या करें। एक तो उतावलापन, अभी आधे से ज्यादा लोग तो सो रहे होंगे, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि उनको लग रहा होगा रिजल्ट आने दो यार, देख लेंगे, प्री निकलेगा तो पढ़ेंगे, नहीं निकला तो नहीं पढ़ेंगे।
ये वाले मन में विचार आते हैं आप लोगों के, और यही विचार आपको ले डूबते हैं, क्योंकि ये जो तरीका है ये हर साल होता है, इस साल अकेले नहीं होगा, अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, और यही गलती आप नहीं सुधारते हैं और न समझते हैं बात को। समझे बात को? तो यदि हम मान लेते हैं, अब ध्यान से सुनना, हम मान ले रहे हैं कि आपके पास 2025 का मेंस देने जा रहे हैं आप, और आपको अब फटाफट मेंस के नोट्स उठा लेने हैं, और सिंपल सा काम बचता है बच्चों रिवीजन और प्रैक्टिस का। मैं फिर से बोल रहा हूं, वे अभ्यर्थी जो ये सोच रहे हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, टेस्ट सीरीज लगा लोगे कोई बुरी बात नहीं है, पर जब पेपर देने जाओगे 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। कहीं भी हर आदमी टेस्ट सीरीज करा रहा है, कॉपी पेस्ट का बिल्कुल निश्चित तौर पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, उठा उठा के क्वेश्चन दे देंगे, उठा उठा के आपको जो है काम चालू हो जाएगा। उनके पास एक मशीनरी तैयार है, ध्यान से समझो, उनके पास एक पूरी मशीनरी तैयार है, उस मशीनरी में तुमको वो फिट कर देते हैं, बस या तो तुम जाओगे या बाहर आओगे, दो चीजें होती हैं। पर जो बच्चा तैयारी नहीं करके बैठा रहता, जो पहली बार करने जा रहा होता है, वो घबरा जाता है, उसकी टेंशन बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आता है उसको। इसलिए मैं बोल रहा हूं इन बातों को ध्यान से सुनना, अभी भी सुनोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा आगामी समय तक। तो रिवीजन और प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। समझ गए? प्रैक्टिस जरूरी है। 6 घंटे का पेपर तुम, वो 3 घंटे का पेपर तुम अभी 6 घंटे में करोगे, चाहो तो देख लो करके। दे देता हूं मैं पूरा पेपर एक दिन आपको, और मैं बोलूंगा 3 घंटे में करना, नहीं कर पाओगे। समझे बात को? इसलिए मेरी क्लास से मेंस के क्वेश्चंस आपको कवर करवा दूंगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यदि 2025 का आप मेंस देने जा रहे हैं, 2024 का भी जो मेंस हुआ था, मैंने उसमें गिनती की 8 क्लास दी थी। 8 क्लास में भी मैंने आपको सारे सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चंस देने की पूरी हर संभव कोशिश कर दी थी। अभी भी आगामी समय तक लगभग 2 महीने का समय जो आपके पास रहेगा, मतलब मान लेते हैं जून में पेपर होगा, तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने पूरे आपके पास मोटे तौर पे बचते हुए आपको दिखेंगे। इन 3 महीनों में तुम मेरे साथ आज से भी बैठ जाओगे ना, तो 3 महीने में इतना तैयार कर दूंगा कि तुम खुद से याद रखोगे कि नहीं, हमारी तैयारी हुई, हमें प्रश्न मिले, हमें कम से कम सीमित समय में वो चीज मिली कि हम पास हो सकते थे। उसके बाद में ध्यान से सुनना, यदि मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके साथ साथ कुछ बच्चे मेरे साथ वो भी हैं जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? मेरे साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चित रहिए, अनिश्चिंत रहिए, और साथ में आप बस एक काम करना है कि आप कसम बस इतनी खाओ कि मैं प्रतिदिन क्लास अटेंड करूंगा या करूंगी। आप यदि हमारे बैचेस से जुड़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं बहुत सोने में सुहागा है। पर यदि बैचेस में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि देखिए आपको नियमित क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, और आप लाइव आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं दिल से स्वागत करता हूं यदि आप मेरी लाइव क्लास में आते हैं, अन्यथा आपको सारी क्लासेस ऐप पर मिलेंगी, और ऐप पर मिलने का यही तात्पर्य है कि आपको वहां पर और मेहनत करनी है। यहाँ मेरे साथ बैठोगे, हर चीज मैं समझाऊंगा, हर चीज मैं आपकी देखूंगा, सब कुछ मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ऐप पर भी आपकी नियमित सारी चीजें चल रही हैं। समझे बात को? पर 26 का मेंस लिखने जा रहे हो तो शांति पूर्वक तरीके से क्लास देखना शुरू करो, रेगुलर आओ, रेगुलर देख कांटेक्ट में रहो, तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। समझे बात को? चलो, उसके बाद ये तो हो गई बात ये वाली। अब दूसरा क्वेश्चन आ बनता है कि क्या आप संबंधित विषय और उससे बनने वाले प्रश्नों की समझ रखते हैं? और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसका भी आपको कारण बता रहा हूं। पहले आप ये बता दें मुझे कि आपको पहला पॉइंट जो है समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, कमेंट करिए फटाफट, सारे लोगों के कमेंट्स आते जा रहे हैं मेरे पास में, और मैं सबके कमेंट्स देखता हूं। बस मैंने आपको बता दिया है तरीका, जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं, कि हमने प्रोसेस ये रखी है अब से, जो है मैं आपको क्लास में सिर्फ पढ़ाऊंगा, आपके प्रश्नों के जवाब मैं पृथक से दूंगा, और पृथक से देने के साथ साथ जब बाद में भी फ्री होऊंगा, यदि कोई बाद में कमेंट करता है तो मैं बाद में भी जो है आपको उन प्रश्नों के जवाब दूंगा। क्लियर है? चलो, बिल्कुल ठीक है बच्चों।
अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि संबंधित विषय से बनने वाले प्रश्न की प्रकृति अलग अलग होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, बोले चलो हमें तो सब बन रहा है, हम सब लिख के, ऐसा नहीं होता है, ऐसे में ही आप पास नहीं होते हैं। जैसे मैंने एक दिन, मुझे अच्छे से याद है कि एक किसी बच्ची से कुछ पूछा, मैंने एक नॉर्मल प्रश्न उससे पूछा था कि क्या आपने हमारे कोर्स में एनरोल हो गए हैं। वो मुझे दूसरी बातों को जो है समझाने लगी। पॉइंट को समझना कि सर मुझसे ये आता है, मुझसे वो आता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पर मैंने पूछा कि आपने क्या मेरे प्रश्न को समझा था? बोले सर नहीं। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आप पीएससी के एस्पिरेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको उस प्रश्न को सुनने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है, और आप कहते हैं हम पास नहीं हुए। क्यों होंगे आप पास? पहले प्रश्न को सुनिए, प्रश्न को समझिए, फिर आंसर राइटिंग पर चर्चा होती है, और तब आप एक बेहतर आंसर राइटर जो है बन सकते हो। अन्यथा वही इस साल भी समय खराब करोगे, और अगले साल भी, और अगले साल भी। ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। कई कई बच्चे 4-4 बार प्री निकाले बैठे हैं, 4-4 बार, एक बार नहीं 4 बार। कितनी बड़ी बात होती है 4-4 बार प्री निकालना, बावजूद उसके उनका कभी मेंस नहीं निकला। समझे बात को? आगे देखो तो कैसे क्या क्या होते हैं क्वेश्चंस में, आपको फटाफट अब समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल देखो फटाफट। सबसे पहला देखो बच्चों, सीधा प्रश्न आया तो आप, सीधी सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर्स आप उसके लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? बोलो हाँ। हाँ बोलते चलो, ठीक है। चलो दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब तर्क वाले प्रश्न आते हैं तो कई बच्चे उसमें फुस्सी हो जाते हैं, और कई बच्चे उसमें अब्बा डब्बा चप्पा हो जाते हैं। समझना मेरी बात को। प्रश्न में क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही तर्कपूर्ण प्रश्न आना शुरू होते हैं, बच्चों का दिमाग जो है घूमना शुरू हो जाता है। जैसे वो सारे आंसर एक जगह लिखने की कोशिश करते हैं, एक ही जैसे प्रश्न पर। कुछ भी प्रश्न पूछे, अकबर के बारे में कुछ भी पूछे, हमको ये लिखना है। अलाउद्दीन के बारे में कुछ भी पूछे, हमको ये लिखना है। भूगोल में पूछ ले कि भैया दक्षिण दोलन क्या है, हमको मानसून लिखना है। आप ऐसे कैसे पास होंगे? पॉइंट को समझे। प्रश्न जैसे सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है संक्षिप्त विवरण का, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का। अब यहां पर यदि वो आपसे पूछ रहा है संक्षिप्त विवरण, तो आप उसको संक्षिप्त ही रहने दें, एक्सपांड करने की कोशिश ना करें कि सब बनता है मैं सारा उड़ेल दूंगा या इसी पे सब कुछ बता दूंगा। ऐसा नहीं है। नियमित या निश्चित या सीमित, इन सबको समझिए। नियमित या निश्चित या सीमित, इस पर जब आप काम करेंगे तो आप सारी चीजों पर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। किताबों से देख देख कर पढ़ने वाले, किसी के नोट से पढ़ने वाले कभी पास नहीं हुए इस देश में। अब वो मत बोलना हम तो कॉलेज में पास हुए, हमारे 78% है। कॉलेज की पढ़ाई क्या होती है, मैं कई बार तुमको जो है दूध का दूध और पानी करके बता चुका हूँ कि कॉलेज में तुम कैसे पास हो रहे हो। एक दिन में भी तुम कॉलेज में पास हो सकते हो, और नंबर तो बहुत अच्छे आ सकते हैं। ये पीएससी है, समझे बात को। दूसरा प्रश्न आपका आता है विवेचना का, डिस्कशन का। तो प्रश्न की सरल व्याख्या करना। जब आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति की विवेचना कीजिए, दैट मीन्स वो आपसे सरल व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, सरलतम शब्दों में उसको समझाइए। दूसरा प्रश्न समझ गए। तीसरा देखिए, आलोचना या समीक्षा या निरीक्षण की बात हो रही है। आलोचना पूछ ले, समीक्षा पूछ ले, निरीक्षण पूछ ले, दैट मीन्स वो उसकी कमियों की बात कर रहा है। उस प्रश्न से समाहित या उस प्रश्न से संदर्भित कमियां क्या हो सकती हैं, उस टॉपिक से संबंधित कमियां क्या हो सकती हैं, उनको आपको बताना है। तीसरा, मूल्यांकन या आलोचना। ध्यान से सुनना, मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन, दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। या तो वो मूल्यांकन पूछ ले, जैसे आईने दहसाला का जो है मूल्यांकन करिए, एक प्रश्न ये बन जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था का मूल्यांकन करिए, एक प्रश्न ये बन जाएगा। तब आपको यहां पर उससे संबंधित विशेषताएं, उसके लाभ, उसकी हानियां, और तत्पश्चात जो है आपको उसका एक कंक्लूजन लिखना है। मतलब सकारात्मक पक्षों की भी वर्णन करना है, नकारात्मक पक्षों का भी आपको उसमें वर्णन करना है। फिर आप उसके बाद में अपना एक बेहतर कंक्लूजन लिखेंगे। उसके बाद अपने विचारों को सुझाइए। ये प्रश्न और आता है कई बार, मेरे क्वेश्चंस आप देखना, मैं कई बार देखता हूं, लिखता हूं कि बेसिकली आप समस्याएं आपको सब बताएंगे, समाधान क्या है। तो जब भी मैं सुझाव पूछता हूं किसी बच्चे से, किसी व्यक्ति से, किसी बच्ची से, तो मैं बोलता हूं कि आप अपने सुझाव दीजिए,
आप क्या सोचते हैं, ये मैटर करता है, क्योंकि वहां पर आपको एग्जामिनर परखना चाह रहे हैं या इस परीक्षा के माध्यम से समझा जा रहा है कि ये वाकई में किस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति है। पर यहां पर आप जब विचारों को प्रस्तुत करेंगे तो उनका प्रस्तुतिकरण, उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि लोगों को लगे कि इसने अपने विचार डाले हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि विवेकानंद जी के विचारों को उड़ेल दिया है, राजा राम मोहन राय के विचारों को उड़ेल दिया है, या जो है किसी अन्य के विचारों को यहाँ पर लाके रख दिया। आप क्या सोच रहे हैं, ये मायने रखता है। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको कुछ उत्तर देता हूं अपने हैंड रिटन, जिनसे आपको प्रश्न आगामी एग्जाम में भी मिलेंगे और आपको बन जाएगा। आई होप आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा है तो परेशान नहीं हो, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर डिटेल कर रहा हूं, उसको सुनना। प्रश्न यह है कि रानी दुर्गावती के बलिदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्या है? रानी दुर्गावती ने जो बलिदान दिया था उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। समझे बात को? अब ध्यान से देखिए, मैंने इसके लिए कुछ कंटेंट आपके स्क्रीन पर दे दिए हैं। ये थोड़ी सी इमेज पूरी मुझे तो दिख रही है, आपको यदि नहीं दिखता है वीडियो में कोई चीज तो मैं आपको बोल रहा हूं आप उसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ाया करो। क्या बढ़ाया करो? वीडियो क्वालिटी मिनिमम जो है 480 मेगापिक्सल जो है आपको पिक्सल में जो है आपको सेट करना रहेगा मेरी क्लासेस को, क्योंकि इससे क्या है आप और बेहतर क्वालिटी में देख पाएंगे। तो वीरांगना रानी दुर्गावती से संबंधित कुछ की फैक्ट को ध्यान से सुनना कि दुर्गाष्टमी को जन्मी इस वीरांगना ने वाकई में अपने नाम के अनुरूप जो है कार्यों को करा। इसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बोलेंगे इनका जन्म कीरत सिंह चंदेल वंश के अंतिम ज्ञात शासक के यहाँ पर हुआ था। विवाह दलपत शाह के साथ होता है जो कि गोंडवाना शासक संग्राम शाह के पुत्र थे। ये सब कुछ मैंने लिख दिया वहीं पर शॉर्ट शब्दों में समझना। कार्यभार संभाल रही हैं चूंकि इनके पति की जो है डेथ हो जाती है, जिसके चलते इनका अल्पवयस्क जो पुत्र होता है जिसका नाम है वीर नारायण, तो उसकी संरक्षिका बन के यह संपूर्ण प्रजा को, यह शासन को संभालती। अंग्रेजों को ये बात अच्छी, अंग्रेजों के नहीं, अकबर को जो है, ये अकबर का ये समय है जहां पर अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक खुशहाल या समृद्ध यदि हम बात करते हैं तो साम्राज्य अकबर को कभी पसंद नहीं आया, और अकबर यहाँ पर अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाता है, और साम्राज्यवादी इस नीति के अंतर्गत वह कहीं ना कहीं रानी दुर्गावती के जो पूरे संपूर्ण शासन है, संपूर्ण क्षेत्र है, उसमें बाज के जैसे अपनी नजर गड़ा के बैठ जाता है। ये सब बातें लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं, लिखना क्या है वो कंटेंट है, ध्यान से सुनना कि कार्यभार संभाला ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में साम्राज्य शिकार हुआ, तो किसका शिकार हुआ? देखो अकबर, मुगल ब्रैकेट में लिख दिया मुगल सम्राट की साम्राज्यवादी नीतियों का, जब अकबर ने इनका सेनापति और प्रिय हाथी को भेंट स्वरूप मांगा। मतलब अकबर इनिशिएट कर रहा है कि ये मुझसे लड़े, जबरदस्ती एक लड़ाई हो। समझ रहे हैं बात को? इस बात के नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा देखो, अकबर के सेनापति आसफ खां के साथ जो है वर्ष आपका एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि 1564 लिखा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कुछ चीजें थोड़ी सी कम दिख रही हैं आपको। 1564, ठीक है ना, 1564 में यह युद्ध होता है, और परिस्थितियों के अनुरूप जो है या परिस्थितियों के अनुसार जो है रानी दुर्गावती जो है अपनी ही कटार से जो है बलिदान देती हुई दिख रही है आपको। प्रश्न ये भी आता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ध्यान से सुनना, यह कहां पर हुआ था? हालांकि ये प्री के प्रश्न है, तो आप बोलेंगे नरई नाला क्षेत्र जो कि बरेला ग्राम के अंतर्गत आता है जबलपुर में, जहां पर इनकी समाधि आपको देखने को मिलती है। नरई नाला क्षेत्र जो है गौर और नर्मदा नदी के बीच का क्षेत्र है। देखो ये भी मैंने स्पेसिफिक करके दे दिया एग्जामिनर को। अब आगे देखो उनसे रेलेवेंट जो फैक्ट हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड करे। मैंने क्या लिखा कि रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है, ध्यान से सुनना। जबकि इनकी समाधि की बात आती है, किसकी बात आती है? इनकी समाधि की बात आती है, तो इनकी समाधि बरेला ग्राम जबलपुर के अंतर्गत है। समझे बात को? 1983 में, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, कितने की इफेक्ट मैंने यहाँ पर दिए हैं, अच्छे से आपको काम में आएंगे कि 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी कर दिया गया।
आगे चलकर 1984 में रानी दुर्गावती सम्मान का प्रारंभ भी करा जा रहा है, इस बारे में भी मैंने अच्छा खासा मेंशन कर दिया। उसके साथ साथ 2023 में 500वीं इनकी जो है जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने जबलपुर में 52 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। उसी के साथ साथ वर्ष 2024 में रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू करा गया, जो कि एक तरीके से कोदो कुटकी या श्री अन्न के उत्पादन से संबंधित थी। तो देखो, आप इस बात को समझो कि बलिदान के साथ साथ मैंने सारे पॉइंट्स को एक जगह लाके रख दिया। ये कंटेंट आपको याद कराने के लिए है। किसके लिए है? कंटेंट आपको याद कराने के लिए। अन्यथा आप इसको जो है यहाँ पर लाकर रोक सकते हैं। बरेला ग्राम पर जो है इनकी समाधि है और यहाँ पर भी आप इसको रोक सकते हैं। पर चूंकि स्पेस तब भी आपका थोड़ा सा बच रहा होगा, यहाँ पर इस स्पेस को मैनेज करने के लिए मैंने आपको वो कंटेंट दे दिए जिससे आपका काम भी हो जाएगा। अब वो प्री में पूछ ले इस प्रश्न को, मेंस में पूछ ले, मैं कह रहा हूं आपको 100% ये प्रश्न बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये रहे कंटेंट बच्चों। ये कंटेंट में काम करना पड़ता है। ये कंटेंट आपके पास एक दिन में नहीं आते। आप सोचो कि ना मेरे पास खुद एक दिन में आते हैं। हम भी जब लगातार मेहनत करते हैं तब हमारे पास ये कंटेंट आज बने। एक तरीका ये है कि तुम भी अपनी वर्षों की मेहनत लगाओ, अच्छे खासे कंटेंट बनाओ, अच्छा खासा डेटा लाओ, बुक लाओ, सब कुछ करो और फिर कभी पास होना। और एक तरीका ये है कि शांति से बात को सुनो, पढ़ो। छोटे छोटे कोर्सेस हैं, पैसे बाद में आ जाते हैं, समय नहीं आता, और पढ़ाई करके पास हो जाओ। पॉइंट को समझे? बाकी फिर निर्णय आप लेते रहना। उसी के साथ देखो, मैंने एक क्वेश्चन और मध्य प्रदेश में जो है लाडली बहना योजना के संबंध में बात आती है तो एक डिटेल क्लास मैंने यूट्यूब में बकायदे दे रखी है। इस डिटेल क्लास को मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में यदि मैं आपसे बात करूं ना, तो ये प्रश्न पिछले 3 एग्जाम से मैं कंटिन्यूस देख रहा हूं। समझ गया बात को? यहां पर आपको देखो 23 का जो प्री लिखा है उसके संबंध में लिखा हुआ है बकायदे, 24 का मेंस हो गया और 25 के प्री में फिर से ये योजना आई। पर आप मेरी एक YouTube में क्लास पढ़िए, उसकी लिंक मैंने देखो यहाँ पर अटैच कर दी है। मैं अपने आप को हटा रहा हूँ, आपको दिख जाएगा सब कुछ। देखो कहाँ YouTube में क्लास है, कहाँ पर लिंक मिलेगी, ये सब। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस योजना को इतना बेहतर तरीके से बाइलिंगुअल तैयार करके आपको दे दिया है कि आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना, बस छापना है दिमाग में और इतना छाप के आ जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो आपने दूसरा वर्जन देखा। इसके पहले मैंने आपको रानी दुर्गावती मतलब एमपी से रेलेवेंट ज्यादातर होता हुआ क्वेश्चन बताया। ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर लाडली बहना, आपको इसको एमपी से भी जोड़ के देख लेना है और इसी के साथ साथ यही क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से जोड़कर देख लेना है। अब इतिहास की एक बड़ी शानदार क्लास मैंने दे रखी है, लेक्चर नंबर 50 हमारे एप्लीकेशन पर है। आप चाहें तो अभी भी कॉम्बो बैच में जुड़ सकते हैं और कॉम्बो बैच में इन सारे लेक्चर्स का फायदा, क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर बच्चों को दिए हैं। उसमें प्री का कंटेंट भी है, मेंस का भी कंटेंट है, एसआई जैसे एग्जाम भी पास हो जाओगे। समझे? एसआई जैसे एग्जाम्स भी वो भी पास हो जाओगे, बहुत छोटे हैं उसके सामने। इसी का एक वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे इसको देखो, मैंने एक टॉपिक पढ़ा है इसमें कि मुगलकालीन मनसबदारी और आईने दहसाला, एक टॉपिक था। तो मुगलकालीन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मनसबदारी व्यवस्था की। तो देखो, मनसबदारी व्यवस्था 2 मार्कर में क्या लिख के आओगे? अकबर द्वारा शुरू सैन्य व्यवस्था जो मंगोलों की दशमलव पद्धति का संशोधित रूप थी, जिसमें, ध्यान से सुनना, जिसमें अमीर वर्गों, सैनिक वर्ग और सिविल दायित्व का एकीकरण था। इतना लिख के बाहर आ जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग इसके साथ साथ ईयर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे ईयर भी लिख देते हैं, कब से प्रारंभ हुई, वो भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई एक वो नहीं है। पर मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको मैं एक डिफेंसिव गेल में खिलाता हूं। डिफेंसिव समझते हो? हम उस रेंज में जाने की कोशिश करते हैं जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और पास हो जाएं। कई बार क्या रहता है, इतने सारे ईयर याद करने पड़ते हैं कि कई बच्चों से होते नहीं है। आपको किसी ने बोला कि ईयर लिख दो, ध्यान से सुनना, किसी ने बोला आपको ईयर लिख दो, फिर ये लिख दो, तुम ईयर लिखने पक्का जाओगे। मैं वहां पर कह रहा हूं, यदि ईयर याद ना आया और गलत ईयर धोखे से तुमने लिख दिया तो तुम्हारा बना बनाया प्रश्न गलत मान लिया जाता है। ये कंसीडर कर लिया जाता है कि शायद इनको पता ही नहीं है, भाई साहब कुछ भी लिख रहे हैं, बरगलाने के लिए मुझे लिख रहा है शायद। समझे बात को? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं
कि जो पैटर्न मैं आपको देता हूं, इस पैटर्न में आप जल्दी से जल्दी जो है रिकवरी करके अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। ये हो गया। अब इसी को देखो 7 मार्कर और 10 मार्कर मैंने तैयार करके रखा। ये मेरे ओरिजिनल नोट्स हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये मेरे ओरिजिनल नोट्स हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था 2 मार्कर तैयार कर दी, 7 और 10 मार्कर। तो पहले 7 मार्कर, फिर इसी का अगला जो पार्ट है वो अपन जो है 10 मार्कर देखेंगे। तो देखो अपन ने एक बेसिक पूरा समझाने का प्रयास करा। अब 7 मार्कर में आपको वो विशेषताएं पूछ लेगा, तो मैंने पूरी विशेषताएं देखो एक तरफ से छाप दी। समझ गए बात को। लगभग 9 पॉइंट लिखे हैं, 9 पॉइंट में से तुम कोई एक पॉइंट मतलब 2 पॉइंट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बकायदे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मूल्यांकन, मतलब अब मैं इसके 10 मार्कर की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं। देखो अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, इसी प्रश्न का मूल्यांकन। तो मैंने लाभ बताया कि जैसे जो है मुगल प्रशासन का मेरुदंड थी, सैनिक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण करना या बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य था, संगठित एवं वफादार वर्ग का सृजन हुआ, इसी के साथ साथ एकीकरण की भावना का विकास हुआ क्योंकि विभिन्न धर्म के लोग शामिल थे, प्रबल केंद्रीकरण का जो एक तरीके से उदाहरण माना जा सकता है, और क्षेत्रीय भाषा कला संगीत और साहित्य का विकास हुआ। तो इस तरीके से हमने इसके लाभ लिखे। पर इसके लाभ चूंकि हमने बोला था, याद आ रहा हो यदि आपको, मूल्यांकन में सकारात्मक पक्ष के साथ साथ नकारात्मक पक्ष भी मैं लिखूंगा। तो उन्हीं नकारात्मक पक्षों को मैंने अब यहां पर बताया कि अति केंद्रित होने के कारण परवर्ती का मतलब होता है आगे आने वाले शासक। आगे आने वाले शासक इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। औरंगजेब के शासनकाल में तो जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया था। सैनिकों की वफादारी अब मनसबदारों के प्रति ज्यादा होती हुई दिख रही थी कंपेयर टू सम्राट। उसी के साथ नागरिकों के शोषण को बढ़ावा मिला। एकता अधिक समय तक नहीं टिकी क्योंकि हिंदी मुस्लिम या विभिन्न समुदाय के लोग इसका जो है हिस्सा थे, और कहीं ना कहीं मतभेद तो होते हैं। पॉइंट को समझे। तो इस आधार पर निष्कर्षता जब तक यह योग्य शासकों के अधीन रही तब तक सफल रही, परंतु परवर्ती अयोग्य शासकों के पतन का कारण भी सिद्ध हुई। तो ये रहा 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर। आपकी सारे नोट्स, मतलब आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको इनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना कि आपको कोई बनाने की जरूरत है, मैंने सारी चीजें जो है बना के रख दी हैं। सिर्फ आपको पेन पेपर लेके बैठना है। आपको किसी भी प्रकार की कोई कॉपी नहीं, बुक नहीं खरीदनी, और अन्य चीजें नहीं खरीदनी, और ना ही परेशान होना। सिर्फ एक सिंपल सा कोर्स, और आपके सारी चिंताओं का समाधान मेरे पास है। क्लियर है। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दो, जब तक मैं कुछ चीजों को और देख लेता हूं। आप मुझे कमेंट कर दो एक बार फटाफट कि सारे लोग जो है इन बातों को समझ गए हो। तब तक मैं एक दो चीजें चेक कर लेता हूं। मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, आप मुझे बताते जाएं। ठीक है। देखो मैं बोल रहा था ना, मुझे देखना था। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग जब तक बताते जाओ। बिल्कुल, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड दीजिए। मैं बस अब भी आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ, एक टेक्निकल इशू आ रहा है। उस टेक्निकल इशू को मैं एक सेकंड में अब भी बस मैनेज करता हूँ। ठीक है बच्चों। ठीक है, बस एक सेकंड दीजिए, ये हो गया।
तकनीक के जितने फायदे हैं बच्चों उतने नुकसान भी हैं। समझ गए बात को? तकनीक के जितने फायदे भी हैं उतने तकनीक के नुकसान भी होते हैं। ठीक है, आई थिंक मैं आपको दिख रहा होऊंगा और जो है अब क्लास दिख रही होगी आपको। ठीक है, चलिए। तो इस बेसिस पे मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि एक सेकंड और इसको थोड़ा सा और मैं मैनेज कर देता हूं। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि किस प्रकार से यदि हमें मूल्यांकन वाले प्रश्न पूछते हैं तो हम उनको अटेम्प्ट करें। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड जो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो हुआ, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो आता है आंसर राइटिंग के प्रबंधन के लिए टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस बात को याद रखना। कंटेंट हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई, अब आता है टाइम को मैनेज करना। टाइम को मैनेज करने की बात आती है तो आंसर राइटिंग के लिए समय प्रबंधन को जानते हो। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से इन बातों को सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप अपने उत्तर तय समय में कर पा रहे हैं कि करने में सक्षम है कि नहीं, ये प्रश्न सबसे बड़ा होता है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि अभी 3 आवर्स का पेपर यदि मैं उठा के एक कंप्लीट सेट आपको बना के दे दूं पूरा पेपर, तो आप 3 आवर्स में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसको लगभग आपको समय लगेगा। मुझे यदि लगता है कि यदि आप अच्छे लिखने वाले हैं तो भी आप लगभग 3 घंटे 15 मिनट तक पूरे पेपर की बात हो रही है। और 3 घंटे 15 मिनट तक तो कैसे भी करके ले आओगे, पर 3 घंटा करेक्ट जो है पेपर करने में नानी याद आ जाती है। समझे बात को? इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैं बोलता हूं, डेली करना पड़ेगा। डेली। अभी देखो मैं तुमको शब्दों के सहित सारा कैलकुलेशन समझाऊंगा कि कितने वर्ड्स तुम्हें लिखने चाहिए प्रतिदिन, अभी पता चलेगा। उसके बाद तो आप, यदि मैं बात करता हूं तो किस समय की बात कर रहा हूं मैं, आपको टाइम मैनेजमेंट किन पेपर्स के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत कंपलसरी होता है। बाकी 5th और 6th हो जाता है, इतना टफ नहीं। यदि पहला ही आपने मैनेज करना सीख गए, पहला दूसरा तीसरा, आपका बर्डन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत मैच्योर हो चुके होंगे। पहला दूसरा तीसरा जिसने कर लिया, मान के चलो उसको चौथे और पांचवें पेपर में इतनी, चौथे पांचवें छठवें पेपर में इतनी तकलीफ नहीं आती, क्योंकि अल्टीमेटली वो सीख चुका होता है। क्या कर चुका होता है? सीख चुका होता है। सारे पेपर जैसे पहले दूसरा तीसरा और चौथे की बात हो रही, पांचवें छठवें पे अभी अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये सारे पेपर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हैं, मतलब पार्ट ए पार्ट बी। इस तरीके से पार्ट ए के लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं और इसी तरीके से पार्ट बी के लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं। पॉइंट को समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से वो 2 सेट पेपर आपको जो है वहां पर दिए जाते हैं एग्जाम के दिन बकायदे। 2 कॉपियां बकायदे आपको जो है मिल जाती हैं, जिसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। पेपर एक ही रहेगा, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 उस पे लिखा रहेगा, पर कॉपियां 2 आपको देखने को मिलेंगी जो सेपरेट सेपरेट होंगी। पहली कॉपी का टाइम मैनेजमेंट क्या है, या पहले पेपर का टाइम मैनेजमेंट, मतलब एक में भी पार्ट ए, जैसे GS1 का पार्ट ए, उसका टाइम क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनो। यदि 2 मार्कर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 2 मार्कर की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 15 क्वेश्चन है, इसके लिए एक एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 मिनट लेना चाहिए। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। जिसकी इतनी स्पीड नहीं है वो आज से ही काम शुरू करो। इस तरीके से 15 मिनट आपके ही हो गए। टाइम मैनेजमेंट देखो, टाइम मैनेजमेंट में फिर से बोल रहा हूं, आपको टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं बताएगा। हमने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों कि 2 मार्कर 15 क्वेश्चन आपके होते हैं। ऐसे आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। इस तरीके से 15 मिनट हो गए। सेकंड बात आती है 7 मार्कर की, जो कि 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट लेना होगा। कितने मिनट? 3 मिनट। उसके बाद में हम बात करते हैं इस तरीके से 10 इंटू 3 30 मिनट हो गए। नेक्स्ट बात आती है 10 मार्कर की, जहां पर आपको प्रत्येक, मतलब 5 क्वेश्चन मिलेंगे 10-10 मार्क्स वाले, और इसी के साथ एक क्वेश्चन में आपको लगभग 8 मिनट लगना चाहिए, तो 8 पंचे 40। अब जब इसको टोटल करोगे, तुम ध्यान से सुनो, इसको टोटल करोगे तो 40 30 70 10 80 और 85 मिनट। बोल रहे हो सर 5 मिनट कहां चले गए? 5 मिनट कौन खा गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब तुम पेपर देने जाते हो ना, तब वहां पर बीच में कॉपी चेक करने वाले भी आते हैं। कोई हुस्न परी आती हैं, कोई हुस्न परा आता है। जिनको पता है कि समय की कीमत क्या है, वो तुमको खटाखट पेन साइन अंगूठा अंगूठा लगवा के चले जाएंगे। पर जिनको ये बात
नहीं पता, जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट, वहां पर भी कई लोग मिल जाते हैं आपको एग्जाम हॉल में, कि जो ओवर स्मार्ट होते हैं ना, वो आपका 5 मिनट बिल्कुल खाएंगे, 100% 5 मिनट खाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं समय का प्रबंधन करना सीखो। वहां पर एक एक मिनट वो जो होता है ना, इस तरीके से घोड़े के सामने बांध दिया जाता है ताकि इधर उधर भी ना देखे। यदि आप इतना भी समय लेते हैं ना मेंस में, तो आप समझ जाओ कि आप अच्छे से तैयार नहीं है, क्योंकि आप फोकस नहीं है, और फोकस नहीं है मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। और एक एक मिनट वहां पर कीमती होता है। 1 मिनट की कीमत एक रियल एस्पिरेंट से पूछ लेना, जो पीएससी जिसने निकाला है, वही समझाता है आपको। इसलिए बोल रहा हूं, बातों को सुनो समझो अच्छे से। उसके बाद में ये होगा 85, 5 मिनट बचे। ऐसा ही प्रो राटा पूरा आपको पार्ट बी के लिए अपनाना है। तो वहां पर भी आपको, तो मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि 2 घंटे 50 मिनट का ही समय है तुम्हारे पास, ना कि 3 घंटे का। ये है टाइम मैनेजमेंट। अब क्लियर है? बिल्कुल। जल्दी से एक बार बता दो कि इतनी बातें आपको मेरी समझ में आ रही हैं, और आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेशन में जुड़ने के साथ साथ। मुझे लगता है मुझे अपने आप को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट आपको बताते जा रहा हूँ, अभी मैं आपको स्क्रीन पे नहीं आऊंगा। आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है बच्चों। इस टेक्निकल इशू को जो है हम जल्दी समाप्त करते हैं। बाकी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप इस बात को समझें कि मैं आपको दिखूंगा नहीं, बस बाकी सारी बातें मेरी जो है आपके सामने चलती रहेंगी। ठीक है, स्क्रीन पूरी चल रही है, सब कुछ चलेगा, निश्चिंत रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये बात हो गई मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अपन ने बात समझ ली कि हाँ सर, हमें जो है अब ये टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा थोड़ा, या जिसको आता है उसको अच्छी बात है भैया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा आता है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर चौथा दिख रहा होगा कि क्या आप बिना थके 3 घंटे लिख पा रहे हैं बच्चों? ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। 3 घंटे बिना थके लिख पा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि बिना, एक बोलते हैं ना कई लोग, बाकी कोशिश तो कर लेते हैं, पर जो तशरीफ है वो बड़ी तकलीफ देती है। तशरीफ क्या देती है? तकलीफ देती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 3 घंटे में आपको ये कैलकुलेशन क्यों जरूरी है, इस बात को सुनो। पहले लिखना क्या है उसको समझो। जीएस1 का एग्जांपल लिया मैंने आपको। जीएस1 मतलब पहले पेपर की बात हो रही है। पहले पेपर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। अति लघुत्री वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब 15 प्रश्न जो आते हैं, उनके लिए 3 पेज मिलता है आपको। ऐसा मान के चलो, एक पेज में 5 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसी के बैक साइड में जो सेकंड साइड है उस पेज का, उसमें 5 हो गए, और नेक्स्ट थर्ड पेज जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन हो गए। तो 5-5 इस तरीके से 15 हो गए। 15 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 20 शब्द दिया रहता है एग्जामिनर आपको। 15 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने शब्द आते हैं? 20। तो इस तरीके से कितने शब्द हो गए? 300 शब्द हो गए, 300 वर्ड्स हो गए। इतने लिखने हैं आपको पहले पेपर के पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन में। लघु उत्तरी मतलब शॉर्ट आंसर्स की उसके बाद में जो बात हो रही है हमारे, ठीक है ना, यहां पर आपको जो है एक तरीके से आप मान के चलिए 10 प्रश्न जो है के लिए 5 पेज आपको देखने को मिलेंगे। एक पेज में इसमें 2 होते हैं बच्चों। समझ गए बात को? इस तरीके से ये हो गया बात। अब 10 प्रश्न की बात आएगी तो ये 60 शब्द होंगे। ध्यान से सुनना, प्रत्येक प्रश्न 60 शब्द का, तो इस तरीके से 600 शब्द ये हो गए। दीर्घ उत्तरी मतलब 5 प्रश्न की बात आएगी, जहां पर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे फ्रंट और बैक। ये एफ और बी का मतलब हो रहा है फ्रंट और बैक। तो समझना, एक पेज के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर एक पेज मिल जाता है, जो कि आगे और पीछे दोनों में आपको लिखना रहता है। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन 200 शब्द का होता है बेटा। तो इस तरीके से हो गए आपके कितने, आप इसको काउंट कर लीजिए, 5 दूनी 10 मतलब 1000। कितने शब्द हो गए? 1000। तो अब टोटल कर लो कि तुमको जो है पार्ट ए में, पेपर ए के पार्ट ए में कितना लिखना है। तो 300 शब्द ये हो गए। ध्यान से सुनना, 300 के बाद 600 शब्द ये हो गए, और 600 के बाद आप मोटे तौर पे मान के चल लो कितना हो गया आपका, ये 1000। तो ये 1900 शब्द आपको लिखना ही लिखना है पार्ट ए अकेले में। और पेजेस की काउंटिंग अभी मैं यहां पर दिखा देता हूं। देखो, ये कंप्लीट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 13 पेज में कंप्लीट होता हुआ आपको दिखता है। 13 पेज मतलब फ्रंट और बैक। पॉइंट क्लियर है? फ्रंट और बैक 13 पेज में ये आपको एक पार्ट कंप्लीट होते हुए आपको दिखेगा। इनमें टोटल कितने शब्द लिखने हैं तुमको? 1900 शब्द लिखने हैं। टोटल कितने शब्द लिखने हैं तुमको? 1900 शब्द लिखने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद ध्यान से सुनना, अब इसी का डबल करना है, क्योंकि ये तो पार्ट ए था। अब पार्ट ए को इंटू 2 करोगे तो दूसरा भी तो पार्ट लिखना है ना, पार्ट बी नहीं लिखना क्या? तो पार्ट बी की बात हो गई। किसकी बात हो गई? पार्ट बी की बात हो गई। पार्ट बी के अंतर्गत देखो,
मैं वही बोल रहा हूं कि बिना तशरीफ में तकलीफ दिए आपको जो है लिखना है, और यदि आप इतना लिख पा रहे हैं तो अभी भी लिख पा रहे हैं तो तुम जिंदा हो, नहीं तो तुम समझ लो कि तुम्हारी आत्माएं सोई हुई हैं। इन आत्माओं को जगाओ और जितनी जल्दी हो सकता है मेरी बात को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि इतना नहीं है तो अपन इसको कुपोषण की श्रेणी में ला के रख देते हैं, क्योंकि कुपोषण भी क्या है, क्षमताओं का अभाव है। इसलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए, आप अपने आप को स्वस्थ बनाइए बच्चों। ऐसा नहीं कि लिखते लिखते हाथ दुखने लग जाए और मतलब नस चढ़ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, बैठ नहीं पा रहे हैं 3 घंटे, इससे पढ़ाई नहीं होती। क्या इतनी बात को समझे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आप नियमित हैं। देखो पीएससी का ये जो संपूर्ण एग्जाम है ना, मेरी बात को ध्यान से सुन के जाना है कि ये जो पीएससी का संपूर्ण एग्जाम है, मैं आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा हूं, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गया है, बट आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने, अच्छे से समझे। मैंने फिर से बोल रखा है आपको, कल या परसों मैंने एक वीडियो दिया था जो कि हमने रिकॉर्ड बनाया है। उस रिकॉर्ड में मैंने आपको बोला है, पहला ही स्टार्ट यहीं से हो रहा है कि भैया मेरी सूरत मेरी सीरत से ज्यादा आपको मेरी मेहनत देखनी पड़ेगी, कंटेंट देखना पड़ेगा, आप पास हो जाओगे। उस बात को मैं प्रूव करके दिखा चुका हूं। जो नए बच्चे हैं, पुराने हैं, जो जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं। तो क्या आप नियमित हैं, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से सुनना, तो क्या आप नियमित हैं। तो प्रश्न ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि आपको लगता है, देखो मेरी बात को सुनो, कभी कभी तुम पढ़ लेते हो, तुम्हारा को लगता है, कभी कभी फील आता है ना दिल में कि यार हमें बहुत अच्छा बन रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे सब कुछ बन रहा है, बड़ा दिल खुश होता है। कभी कभी तुम हो सकता है 2-3 यूनिट एक साथ पढ़ लो, ऐसा भी दिन होता है कहीं कहीं। पर इसके बाद अगले 1 हफ्ते तक तुम फिर पढ़ाई भी नहीं करते, तो इससे कुछ थोड़ी होता है बच्चों। इससे कुछ नहीं होता, समझे बात को। जैसे मैंने आपको बोला, आप कुछ लोगों की बातें करो, जैसे नीरज चोपड़ा की बात देखना। नीरज चोपड़ा की जब जीवनी पढ़ोगे तब वहां पर लिखा हुआ है, उस पर पढ़ना अच्छे से, कि वो रात में भी अपना भाला साथ में लेकर सोया करता था। उससे जब ये पूछा गया तुम ऐसा क्यों करते थे, तब उसने बताया कि मैं हर दिन उस टारगेट को अचीव करने की सोचता था जो मुझे आगामी समय में करना है। क्रिकेट के भगवान सचिन की जब बात होती है तो आप पूछना या उनके रिकॉर्ड चेक करो, या उन्हीं के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस को चेक करो, तब पता चलेगा तुम्हें कि वो रात दिन कितनी मेहनत करते थे। जब सब लोग ग्राउंड से चले जाते थे रात को 10-11 बजे, तब जाके वो प्रैक्टिस करा करते थे। कोई एक दिन में कोई नहीं बना, ना मैं बना, ना तुम बनोगे, ना कोई आने वाली पीढ़ी बनेगी। सबको मेहनत करनी पड़ेगी, और पीएससी में कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों, इस बात को समझे। उसके बाद में डिंग एक्सप्रेस का नाम सुना होगा आपने, हिमा दास का। सुपर मॉम की बात कर लो, मैरी कॉम की बात कर लो, या रोनाल्डो की बात कर लो, इतनी इन लोग एक एडवर्टीजमेंट के लिए भी ये लोग इतना पैसा कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज इन्होंने अपनी बखत बनाई है, आज इन लोगों ने अपनी मार्केट में एक छाप छोड़ी है, अपना एक बोलते हैं ना एटीट्यूड है इनका मार्केट में। तब जाके आप इस बात को समझो कि ये आसान नहीं। उसके बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसमें कि आपको नियमित होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। जो रेगुलर नहीं है वो कुछ नहीं करता। एक बड़ी सुभाषितानी में हम लोग बड़े आसानी से पढ़ते थे, वही जो मैं अभी कुछ समय पहले आपको बोल रहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। रस्सी की प्रकृति देखेंगे बहुत मुलायम है, वहीं पत्थर की प्रकृति देखेंगे बहुत कठोर है। पर जब बात आती है कि एक रस्सी बार बार जब उस पत्थर पर आ रही है, जा रही है, नियमित है, मतलब जब नियमित होगी तो पत्थर को भी उसमें निशान पड़ जाता है। समझ गए बात को। तो आप कैसे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कैसे बनना चाहते हैं ये मायने रखेगा, ये आपके ऊपर है। उसके बाद क्या आपने पुराने प्रश्नों को भी देखा है। सबसे पहला, सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है कि कम से कम 2 से 3 बार, 3 से 4 बार मैं तो कहूंगा पीवाईक्यूज को पढ़ो, क्योंकि अक्सर तुम उन चीजों को पढ़ते रहते हो जो एग्जाम में आती ही नहीं है। 360 एंड सेलेक्टिव में कर क्या रहा हूं, मैं आपको वो दे रहा हूं जिससे आप कम समय में अच्छा पढ़ें। टॉपिक जो भी लूंगा वो आपको कवर करवाता हूं, और पास करवाने का मैंने फिर से बोला है, मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपको पास कराना। तो यदि ध्यान से सुनना कि क्या आप पुराने प्रश्नों को देखा भी है, आपने पीवाईक्यूज चेक करा है। कुछ दो तरीके की कैटेगरी यहां पर आती है। एक कि मुझे सब आता है, मैंने टॉपिक तैयार कर ली है, मैं पास हो जाऊंगा, इसमें शायद आप सफल हो जाओ, मतलब आपने क्या करा, सब कुछ पढ़ डाला सिलेबस में। पर रणनीति ये कहती है बच्चों की पीवाईक्यू को चेक करो, अच्छे से उनको प्रश्नों को देखो, 1 से 2 बार पढ़ो, मैं तो कह रहा हूं 4 बार पढ़ो।
2 बार ही कुछ बोलते, मैं तो कहता हूँ 4 बार पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रश्न आ क्या रहा है। और जैसे ही ये प्रश्न समझ में आ गया और आप टॉपिक वैसे ही उससे रिलेवेंट उठाओगे और आप अच्छी खासी अपनी तैयारी को कर लोगे और पास हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक एक करके ध्यानपूर्वक संपूर्ण बातों का विश्लेषण करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं अच्छे खासे दे रहा हूं, देखते हैं आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये बात को आप समझ में आ जाएगा। यदि आप नियमित विद्यार्थी हैं तो आप इन प्रश्नों को करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। दूसरा प्रश्न है गिग अर्थव्यवस्था, जिसे आप गिग इकोनॉमी ही बोलेंगे। थर्ड है दादा भाई नौरोजी। फोर्थ है रेपो रेट और फिफ्थ है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां। ये 5 प्रश्न मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। किसके तौर पे दे रहा हूं? होमवर्क के तौर पर। आप इन होमवर्क को करके देखो। अब बोले सर हम करके देख तो लेंगे पर भेजेंगे कहां? उसके लिए आपको मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि कहां भेजेंगे। हमारे द्वारा आपके लिए कॉम्बो बैच को लॉन्च करा गया है। किसको लॉन्च करा गया है? कॉम्बो बैच को। मैंने कॉम्बो बैच में एक कमिटमेंट करा था, एक वादा करा था कि मैं प्री में आपको 30 से 40 प्रश्न दूंगा, और 40 नहीं सगुन के तौर पर मैंने आपको 41 प्रश्न दे दिए। कितने प्रश्न दे दिए? 41 प्रश्न। अकेले एक फैकल्टी के द्वारा इतना कोशिश करा जाना बच्चों इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं महान हो गया, ये बात मैंने कभी नहीं मानी और ना आगे मानूंगा, ठीक है ना। मैं आपसे ये बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कोई टीम नहीं थी, कोई ना तो प्रमोशन कर रहा था मेरा, ना कुछ कर रहा था। मैं ही क्लास बना रहा हूँ, इवन अभी भी क्लास आपकी मैं ही ले रहा हूँ, मैं ही मैनेज कर रहा हूँ सब कुछ। जब आप इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से देखेंगे, और मैं अपनी काबिलियत के बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ कि आपको मैंने कमिटमेंट दिया था कि 40 प्रश्न का 30 से 40 प्रश्न मैंने आपको करके दिए, विथ प्रूफ दिए। और ज्यादा क्लासेस नहीं ली कि मैंने आपको साल भर पढ़ाया हो, मैंने कम समय में ही आपको पढ़ा दिया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कॉम्बो बैच को ज्वाइन कर लो। कॉम्बो बैच में मैंने मेंस में आपको 400 नंबर दिलाने का भी कमिटमेंट करके रखा है। जिनको अभी मेंस दे रहे हैं वो भी इसमें आएंगे, क्योंकि उसके पीछे कारण बता रहा हूं कि इन 3 सब्जेक्ट में तो आपको मेरे नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ में मैं आपको ज्योग्राफी में मदद करूंगा, ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आपको जो है एमपी में भी पूरी मदद करूंगा, एमपी के साथ साथ सोशियोलॉजी जैसे विषयों में भी मैं आपकी मदद करूंगा। इन सब में आप मेरी हेल्प ले पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कुछ ऐसी चीजें दूंगा, मतलब ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको दूंगा जिनके बेसिस पे आप बिल्कुल पास होंगे। मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस बोल रहा हूं। तो जिन भी बच्चों को मैंने पहले ही बोला था कि यदि आपने मेरे ऊपर 5,000 रुपए का भी निवेश करा है तो मैं इंटू 3 करवाऊंगा और आपको 15,000 रुपए तक के फायदे में दिलवा दूंगा। समझ गए? तो इन 3 सब्जेक्ट के बाद हम आगामी 3 सब्जेक्ट को शुरू कर देंगे। जल्द से जल्द ये सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट होंगे, ये आपको बता दिया है। क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं लाइव क्लास को, जैसे अभी लाइव चल रही है, इस लाइव को नहीं देख पाए तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद में अब आपने ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि जो क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चंस की जब हम बात करेंगे आपसे बच्चों, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। एक पेज में 5 क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बोला है इन 5 क्वेश्चन को लिखो। केवल एक पेज में शब्द सीमा का ध्यान रख के लिखो, बेहतर आंसर राइटिंग करने की सोचो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन आंसर्स को भेजो कि सर ये हमने करके भेजा है। मैं आपको इस पर समाधान दूंगा कि आपने बेहतर लिखा अथवा नहीं लिखा है, मैं आपकी कॉपी में जो है बता दूंगा। क्लियर है? ये डायरेक्ट आपसे संपर्क में कॉल लगा के भी कर लेता हूं कई बार बच्चों से, तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है कुशाइस एकेडमी का, शिक्षा की भ्रांति नहीं शिक्षा की क्रांति। इसको आप स्कैन करके जुड़ जाओ। गूगल आपके पास होगा, गूगल स्कैनर आई थिंक आता है, तो या लेंस आता है, लेंस से भी स्कैन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको हमारा आज का ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, आपने इस सेशन को एंजॉय भी करा होगा। तो इस आधार पर हम आगामी क्लासेस और आपकी 1 बाय 1 शुरू कर देंगे। आज से भी प्रारंभ हो चुकी हैं, पिछली क्लासेस भी देखना शुरू कर दो, और जिन्होंने कॉम्बो बैच पर नहीं ज्वाइन करा है वो कर लो। आपको एक तरीके से जो है उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लें, और उसी के साथ साथ मैं आपसे बात कर लूं मेरे प्यारे बच्चों किसकी, आपकी इकोनॉमिक्स की और आपकी जो है अपनी हिस्ट्री की। इनमें अच्छे खासे नंबर आपके आएंगे। तो चलिए, मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा आप सेशन को एंजॉय कर रहे थे और सेशन को शेयर जरूर करें। जल्द से जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय